Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is the lungs. हम अब ये जो लंग्स है ये सेकंड कंपोनेंट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे पहले हम एक कंपोनेंट डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमने पढ़ा था एयर पैसेजवे। ठीक है, अब ये दूसरा कंपोनेंट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी पार्ट 2 है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर हम आज लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, उनकी ब्लड सप्लाई के बारे में और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए लंग्स की, तो ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो एल्वुलर डक्ट्स होती हैं वो ओपन होती हैं एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस के अंदर। इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा था। जो एल्वुलर डक्ट्स हैं वो नीचे आकर इस तरह से क्लस्टर ऑफ पाउचेस बनाती हैं। ये पाउचेस मिलकर फिर एल्वुलाई बनाते हैं और उनको इन क्लस्टर ऑफ पाउचेस को हम एल्वुलाई बोलते हैं। और फिर ये एल्वुलाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक लंग बनाते हैं। ठीक है, एक साइड का एक लंग बनाते हैं, दोनों मिलेंगे तो लंग्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो एल्वुलाई हैं, एक साइड के जो एल्वुलाई हैं वो मुश्तमिल है एक लंग के ऊपर, यानी एक लंग के अंदर क्या मौजूद है, एल्वुलाई मौजूद है। तो उनको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, एल्वुलाई, और उसको कंबाइन करके एक लंग बन जाता है। उसके बाद अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है लंग्स का, तो लंग्स जो है वो स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन है। स्पॉन्जी से क्या मुराद है, इलास्टिक से क्या, मिसाल के तौर पर आपके पास एक फोम है, या जैसे कि आपके पास एक स्कॉच होता है जिसे हम बर्तन वॉश करते हैं, उसको अगर आप इस तरह से अपने हाथ के अंदर होल्ड करें और फिर छोड़ दें तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जिसमें वो पहले था। तो बिल्कुल हमारे लंग्स भी इसी तरह के हैं, इलास्टिक हैं, उनमें इलास्टिसिटी है, वो दबाव को, प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए लंग्स वापस अपनी, अगर हम उसको दबा कर इस तरह से छोड़ दें तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है। उसके बाद अगर बात करें इनके पोजीशन की, लंग्स की, तो लंग्स जो हैं, अगर लेफ्ट लंग की बात की जाए तो आपको पता 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के लंग्स हैं, एक है लेफ्ट लंग और एक है राइट लंग। जो लेफ्ट लंग है वो क्या है, वो स्मॉलर होता है, उसके अंदर 2 लोब्स हैं। जो लेफ्ट साइड पर लंग मौजूद है वो स्मॉलर है और उसके अंदर 2 लोब्स मौजूद हैं, और जो राइट साइड के अंदर लंग मौजूद है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, और इसके अंदर 3 लोब्स मौजूद हैं। अब इनके अंदर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है बस लंग्स का, लेकिन इनके अंदर लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स हैं और राइट के अंदर 3 लोब्स हैं। वैसे इसकी कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि ये लंग्स जो हैं वो छोटे बड़े क्यों हैं, लेकिन एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि ये जो 2 लंग्स हैं ये इस वजह से इनके साइज़ में डिफरेंस आता है कि आपको पता है जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो लोकेशन है वो होती तो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। उस वेंट्रिकल के ज़्यादा बड़े होने की वजह से, चूंकि वो लेफ्ट साइड पे पाया जाता है वो वेंट्रिकल जो कि बड़ा होता है, तो ये भी उसी के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स उनके साथ होने की वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है उसका साइज छोटा रह जाता है। लेकिन बहरहाल इतनी को इसकी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि ये लंग्स जो हैं वो छोटे बड़े क्यों हैं। कोई इतना मेजर डिफरेंस इन दोनों में नहीं है, फंक्शन इनका ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें लंग्स के लोकेशन की कि ये किस जगह पर पाए जाते हैं, तो ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। थोरेसिक कैविटी यानी हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर ये लंग्स पाए जाते हैं रिब्स के साथ। इसके अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, रिब्स ने इसको घेरा हुआ होता है। यानी जो ये हमारे पास 2 लंग्स हैं, ये देखें नीचे डायग्राम में, अगर आपको क्लियर हो सके तो इस डायग्राम में देखें ये हमारे पास 2 लंग्स हैं, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। इसके ऊपर एक बिल्कुल एक सेंटर के अंदर एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। उस स्टर्नम के साथ फिर हमारी रिब्स अटैच होती हैं लेफ्ट और राइट साइड पर। उन रिब्स के साथ, उन रिब्स की कवरिंग के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास 2 लंग्स। वो 2 लंग्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, यानी 12 जोड़े जो हैं रिब्स के, उन्होंने कवर किया होता है इन लंग्स को।
उसके बाद ये तो पेयर्स की बात हो रही है ना, जोड़ों की। और अगर हम सिंगल कहें तो 24 रिब्स होती हैं जो कि हमारे लंग्स के ऊपर से गुजर रही हैं, और उनका काम क्या है, रिब्स का काम है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम है, रिब्स का काम है। उसके बाद मसल्स की बात करें कि लंग्स के अंदर मसल्स किस किस तरह के मसल्स पाए जाते हैं, तो इसके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। सबसे पहले तो एक मसल होता है इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटर आपको वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि सेंटर के अंदर जो पाया जाएगा, इंटर मीन जो मिड पॉइंट के अंदर है, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, उसको हम कहते हैं इंटर। और इंटरकोस्टल मसल्स यानी दो रिब्स के दरमियान के अंदर, ये देखिए आपको नजर आ रही होगा डायग्राम, इन दो रिब्स के दरमियान बिल्कुल सेंटर के अंदर पाया जाता है, इस लोकेशन में, इस जगह पर करके इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। यानी ये दो रिब्स को आपस में मिला रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद इसके साथ ही रिब्स, इन रिब्स के नीचे बिल्कुल साथ ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। हमारा डायाफ्राम हमारे रिब्स के बिल्कुल साथ ही एक डायाफ्राम पाया जाता है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। डायाफ्राम के नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। डायाफ्राम क्या काम करता है, डायाफ्राम उसको सपोर्ट फ्राहम करता है, सपोर्ट देता है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे लंग्स को, उसके अलावा स्टर्नम को। तो ये बेसिकली डायाफ्राम जो है वो ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में मेन रोल प्ले करता है। वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायाफ्राम का रोल क्या है ब्रीथिंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखें मेम्ब्रेन्स की, अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितनी टाइप्स की मेम्ब्रेन्स जो है वो पाई जाती हैं, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, एक है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं क्या, इनकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर पाई जाती हैं, तो देखें हमारे पास ये 2 लंग्स हैं। इन 2 लंग्स की अगर हम एक वॉल को कट कर कर माइक्रोस्कोप में स्टडी करें, या एक वॉल को हम ओपन करें, एक साइड को हमने लिया है, इतना सा पीस लिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, उसको हमने कट करके ऑब्जर्व किया है, तो देखें हमारे पास 2 तरह की लेयर्स आपके सामने हैं। फर्स्ट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के सेंटर के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्योंकि वो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के सेंटर में है, इसलिए उस फ्लूइड का नाम भी हमने क्या रख दिया, प्लूरल फ्लूइड। अब उस फ्लूइड का काम क्या है, उस फ्लूइड ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। अगर फॉर एग्जांपल बाहर से कोई फोर्स लग रही है, उस फोर्स से उसको बचाना है, प्रेशर से लंग्स को बचाना है, तो वो जो फ्लूइड है वो काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो उसको रेजिस्टेंट फ्राहम करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ ली मेम्ब्रेन्स के अंदर के इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा प्लूरल फ्लूइड है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इसको डिस्कस नहीं किया था इस टॉपिक को, तो आज इसके अंदर हम सम अप कर लेते हैं ब्लड सप्लाई को। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी रिस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर हमने अपना एयर पैसेज वे के बारे में पढ़ लिया था, और आज हमने डिस्कस किया लंग्स के बारे में। अब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं कि इनके अंदर ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है। तो ब्लड सप्लाई मीन खून की तरसील पूरी बॉडी के अंदर, पूरे अगर लंग्स की हम बात करें तो किस तरह से होती है। सबसे पहले आपको पता है आर्टरी होती है जो कि ब्लड को लेके जाती है हार्ट से। आर्टरी आप आर्टरी से याद रखें, आर्टरी और वेन में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। आर्टरी ए फॉर अवे, ए फॉर अवे, इससे याद रखें अवे का मतलब क्या है कि वो उसको हार्ट से दूर लेके जा रही है, अवे लेके जा रही है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं आर्टरी। तो आर्टरी जो है वो हमारे हार्ट से क्या लेके जाएगी, उसको ब्लड को अवे लेके जाएगी, बॉडी की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टरी के बाद आती है पल्मोनरी आर्टरी, और फिर आती है पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो कंबाइन होकर आगे फिर बनाती हैं आर्टरियोल्स। अब इन 2 आर्टरियोल्स के
बाद आती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद आती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। अब बात अगर की जाए इनके अंदर ब्लड किस किस तरह का होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी और आर्ट्रियोल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड होता है जो कि बॉडी से हार्ट की तरफ भेजना है, बॉडी से लेकर कहाँ भेजना है, हार्ट की तरफ, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वहां से ब्लड जाता है कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज में आपको पता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फैला हुआ होता है इन लंग्स के ऊपर। इस तरह से करके कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है हमारी कैपिलरीज का हमारे लंग्स के ऊपर। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करवाता है। एक्सचेंज मीन किसका एक्सचेंज करवाना है, O2 का और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और O2 को ऐड करेगा। तो ये कैपिलरीज एक एक्सचेंज पॉइंट है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से लेकर हार्ट में डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद वेन्यूल्स और वेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वेन्यूल्स और वेन ने क्या करना है, ब्लड को सप्लाई करना है पूरी बॉडी के अंदर, तो इसलिए इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरी से ब्लड निकलता है, और पल्मोनरी आर्टरी और फिर आर्ट्रियोल्स ये पूरी बॉडी के अंदर से सर्वाइव करते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज की जगह पर एक्सचेंज होती है, फिर वेन्यूल्स और वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मौजूद होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है, लंग्स तमाम एल्वोलाई मिलकर, एक साइड के एल्वोलाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक साइड का लंग। फिर दूसरी साइड में भी बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस होता है, पाउचेज ऑफ क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलर डक्ट्स मिलती हैं तो क्या बनती हैं, एल्वोलाई बनती है। वो एल्वोलाई मिलती हैं तो हमारे पास लंग्स बनते हैं। फिर हमने बात की कि लंग्स क्या है, स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है। फिर हमने बात की कि जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा स्मॉलर होता है, उसमें 2 लोब्स होती हैं। राइट लंग जो है वो थोड़ा लार्ज होता है और उसमें 3 लोब्स होती हैं। फिर हमने उसकी लोकेशन की बात की कि लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है उसको जो है वो प्रोटेक्शन का काम देते हैं। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में कि 2 रिब्स के दरमियान में सेंटर के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। फिर हमने बात की एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम उनको सपोर्ट फ्राहम करता है और ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में मेन रोल प्ले करता है। फिर हमने इनकी मेम्ब्रेन्स की बात की कि अगर हम एक साइड के लंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम चेक करें तो उसके अंदर 2 तरह की मेम्ब्रेन है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके बाद इन दोनों मेम्ब्रेन्स के सेंटर में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि रेजिस्टेंस फ्राहम करता है किसी भी प्रेशर के खिलाफ। फिर ब्लड सप्लाई की बात की कि आर्टरी से, फिर पल्मोनरी आर्टरी, देन आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इन दोनों के अंदर। फिर कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है और वेन्यूल्स और वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।